गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखिए अब तक हम लोग बेटा 7 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा जो वीडियो है ये वीडियो नंबर है हमारा 8। आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम लोग सेट्स आपको पढ़ा रहे थे। सेट्स यानी कि समुच्चय। क्या होता है सेट्स, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम आगे के बेसिक की बात करेंगे। मैंने आपको कहा था इस वीडियो को आप जो है ध्यान से 2-3 बार देखिएगा और सारी थ्योरी को आप याद कीजिएगा, ठीक है। तो देखो सेट्स मैंने आपको बता दिया था। सेट्स को कैसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। देखिए ABCDE एक बेसिक सा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया था, ठीक है। तो यानी सेट्स को कैसे लिखा जाता है, देखिए इस मंझला ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है। सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अवयव हमेशा स्मॉल लेटर में, पुनरावृत्ति होती नहीं है, नाम हमेशा बड़े लेटर में, सब बातें बता दी। आज देखिए समुच्चय को निरूपित क्या बेटा दर्शाने के, समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के बेटा 2 विधियां होती हैं। क्या होती हैं? 2 विधियां। 2 प्रकार से आप एक समुच्चय को निरूपित कर सकते हो। आज हम समुच्चय के प्रकार की बात करेंगे। समुच्चय 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरह के तरीकों से। ये तो आपके पास में बेसिक तरीका है, इसके अलावा एक तरीका और भी है समुच्चय को लिखने का, पर मंझला ब्रैकेट आपको जरूर मिलेगा। देखिए वो 2 प्रकार क्या हैं। एक तो होता है बेटा रोस्टर फॉर्म। एक ही समुच्चय को बेटा 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और एक होती है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होती है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म। हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं बेटा सारणीबद्ध रूप। क्या बोलते हैं बेटा? सारणीबद्ध रूप। और इसको बोलते हैं बेटा नियम रूप। क्या बोलते हैं बेटा? नियम रूप। समझ गए मेरी बात आप? यानी कि जो समुच्चय होता है इसको निरूपित करने के हमारे पास 2 प्रकार होते हैं। एक समुच्चय को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस समुच्चय का रोस्टर फॉर्म लिखिए, इस समुच्चय का नियम रूप लिखिए, तो आपको पहले रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म यानी नियम रूप और सारणीबद्ध रूप, इन दोनों का आपको क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए रोस्टर फॉर्म क्या होती है। जब आप किसी समुच्चय में अवयवों को इस प्रकार, देखिए मैं आपके सामने मान लो एक समुच्चय ले रहा हूं AEIOU। लो जी, ये मैंने एक समुच्चय ले लिया। जब सभी अवयवों को अलग अलग कोमा के साथ, कोमा लगा रखा है ना बीच में, देखो अलग अलग करके सभी अवयवों को दर्शा रखा है। यदि जब मैं कोमा लगा करके सभी अवयवों को समुच्चय में अलग अलग करके दर्शाऊंगा तो वो रूप कहलाता है क्या? रोस्टर फॉर्म। देखिए 1 2 3 4 5 6। आप कहेंगे सर कोई ये रोस्टर फॉर्म का कोई नियम नहीं है इन समुच्चयों को लिखने का? ये मैंने मर्जी से कोई 2 समुच्चय माने आपको समझाने के लिए। इसमें मैंने सभी अवयवों को अलग अलग कोमा लगा करके दर्शा दिया आपके सामने। कोमा लगा करके मैंने दर्शा दिया, ठीक है। तो जब आप सभी अवयवों को कोमा लगा करके अलग अलग रूप से इस प्रकार दर्शाएंगे तो ऐसा रूप कहलाएगा रोस्टर फॉर्म। ये क्या है? रोस्टर फॉर्म यानी कि सारणीबद्ध रूप, ठीक है। अब हम बात करते हैं नियम रूप की। नियम रूप क्या होता है? मेरी बात पर गौर कीजिएगा बेटा, मैं क्या कह रहा हूं। किसी समुच्चय को निरूपित करने के 2 प्रकार होते हैं। कौन से बेटा? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। यानी एक ही समुच्चय को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म का हिंदी में मतलब होता है सारणीबद्ध रूप और सेट बिल्डर फॉर्म का हिंदी में मतलब होता है नियम रूप। सारणीबद्ध रूप में क्या होता है कि किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव को कोमा के साथ इस प्रकार अलग अलग करके लिखेंगे, यानी इनकी एक सारणी बना देंगे सामने, जिसमें सारे अवयव आपको डायरेक्ट दिखेंगे। वो तो हो गया बेटा रोस्टर फॉर्म। अब इसमें नियम नाम का वर्ड आ गया ना, इसमें सारे अवयव दिखाने की जरूरत नहीं होती। एक नियम से सारे अवयव दर्शा दिए जाते हैं। एक लाइन लिखनी होती है आपको, उसमें सारे अवयव आ जाते हैं। अब आप जरा पहचानिए कि ये कौन से अवयव है बेटा।
तो आप कहेंगे सर ये जो आपने यहाँ जो अवयव लिखे हैं ना, ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर है कि नहीं, बताओ आप। तो इसको देखो नियम रूप में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे स्मॉल एक्स और यहाँ ओब्लिक लगा देंगे, ऐसे एक्स लिखा जाएगा। यानी ये एक्स जो है ना, यहाँ पर एक अवयव है जो ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। लो जी, सारे आ गए इसके अंदर। आगे आपको x की जानकारी देने के लिए आपको एक वर्ड लिखना, एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। बस अब इसमें सभी अवयवों को अलग अलग करके दर्शाने की जरूरत नहीं है, इसी को बोलते हैं नियम रूप। इसमें ये सारे अवयव इस x के अंदर आ गए बेटा, सारे अवयव इस x के अंदर आ गए, क्योंकि मैंने x क्या बोला है यहाँ पर, x यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। अब स्वर आपके सामने बेटा, क्या स्वर तो क्या होते हैं बेटा, 5 ही होते हैं, इनमें से कोई एक ही होगा। जब मैंने स्वर ही बोल दिया तो बदल थोड़ा ना जाएंगे अब ये स्वर। ये तो देखो x का मान, इसका मतलब a भी हो सकता है, I भी हो सकता है, O भी हो सकता है, U भी हो सकता है, यानी आगे ना सारे। तो देखो चीज एक ही है, इसको वापस इसमें बदलोगे तो ये बनेगा और इसको इसमें बदलोगे तो ये बनेगा, ये दोनों बराबर हैं। परंतु दोनों यानी एक ही समुच्चय को लिखने के 2 तरीके हो गए, ये रोस्टर फॉर्म है और ये नियम रूप है। इसी तरह से आप देखिए मैंने इसको लिखा, ये क्या चीज़ है पहले देखिए आप, एक नियम बना लीजिए। ये 1 से लेकर 6 तक आपको प्राकृत संख्या दिखाई दे रही है, 1 से लेकर के 6 तक आपको ये प्राकृत संख्याएं दिखाई दे रही है ना। तो आप कहोगे सर x यहाँ देखो, x यहाँ पर क्या कर रहा है, इन संख्याओं को निरूपित कर रहा है 1 से लेकर 6 तक। अब यहाँ आप x के बारे में जानकारी दे दो कि x एक क्या है बेटा, प्राकृत संख्या है, ठीक है। अभी कंप्लीट नहीं हुई, प्राकृत संख्या तो बहुत होती हैं, आगे और लिखिए, तथा x का मान 6 या 6 से छोटा है। अब देखिए, अब बताओ प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 1 से। प्राकृत अभी देखो आगे मैं आपको सारी संख्याओं के बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ, सब चीजें इसी टॉपिक के अंदर हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या सदैव 1 से स्टार्ट होती है, तो आपने कहा प्राकृत संख्या लेनी है 6 या 6 से छोटी, तो बताओ 6 या 6 से छोटी कितनी हो जाएंगी, बताओ आप, बस यही तो होंगी 6। तो यानी कि दोनों समुच्चय एक ही बात है, पर ये रोस्टर फॉर्म है और ये नियम रूप है। यानी कि रोस्टर फॉर्म के अवयवों को एक नियम के रूप में आप जब दर्शा दोगे तो बेटा आप ये कहोगे, ठीक है, कि ये कौन सा रूप बन गया, नियम रूप बन गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये वाला रूप आसान है, इसको क्यों अपने करते हैं, इसको अपने क्यों लिखते हैं। चलो अब आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6, तो बताओ ये संख्याएं कौन से प्रकार की हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या तो भाई अनंत होती हैं, बहुत होती हैं, आप गिन ही नहीं सकते, चलते रहो। आप सभी प्राकृत संख्याओं को इस रूप में नहीं दर्शा सकते, कैसे दर्शाओगे बताओ। लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे डैश 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 लगा के छोड़ना पड़ेगा। अपने ये डैश बहुत लंबा लगाते हैं, परंतु सही बेटा 3 डैश ही लगाए जाते हैं हमेशा से, प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि देखिए यहाँ x जो है ना, आप देखो मैं इसको आपको नियम रूप में लिख के दिखाता हूँ। x यहाँ पर क्या है, इन संख्याओं को दर्शा रहा है। ये संख्याएं कौन सी हैं, आप कहेंगे सर ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। x यहाँ पर क्या है, एक प्राकृत संख्या है। अब बताओ कौन सा ज्यादा बढ़िया रहा, ऐसी संख्याओं जिनको हम एक समुच्चय में नहीं दर्शा सकते, ठीक है। एक समुच्चय में जो बेटा देखो ये संख्याएं क्या रोस्टर फॉर्म में सभी अवयवों को आप दर्शा सकते हो, यहाँ पर नहीं ना।
इस समुच्चय के सभी अवयवों को आप यहाँ नहीं दर्शा सकते। जब हम अवयवों को नहीं दर्शा सकते सभी को, तब हमें नियम रूप लगाना चाहिए। बस रोस्टर फॉर्म की यही कमजोरी है कि कई ऐसे समुच्चय आपके पास हैं जिनमें संख्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं दर्शा सकते। अंत में हमें डैश 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 का ही प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे समुच्चयों को लिखने के लिए हमारे पास में नियम रूप सबसे बेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो एक लाइन लिखनी है। देखो मैंने क्या लिखा, x एक प्राकृत संख्या है, सारी संख्याएं इसके अंदर आ गई। ठीक है, तो समुच्चय को दर्शाने के दो रूप होते हैं, एक तो कौन सा बेटा, सारणीबद्ध रूप, और एक होता है बेटा नियम रूप। चलो बेटा, आप बेटा कॉपी पेन ले लीजिए, मैं आपके सामने एक रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूं, आप मुझे उसको क्या कीजिएगा, अभी लिख के दिखाइए। किसमें? सारणीबद्ध रूप में। देखिए 4 5 6 7 8 और 9। बताओ। ठीक है, इसको आप बेटा मुझे नियम रूप में लिख के दिखाओ। कौन सी फॉर्म लिखी है मैंने आपके सामने? आप कहोगे सर आपने तो रोस्टर फॉर्म लिखी है। क्या होती है रोस्टर फॉर्म? यानी जब हम सभी अवयवों को अलग अलग कोमा लगा करके दर्शा देते हैं, यानी सारणीबद्ध रूप ही क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म कहलाता है। तो मुझे आप ये बताइए कि इसका बेटा नियम रूप क्या होगा? लिख लिया होगा आपने कॉपी पर। देखिए, करिए, कोशिश कीजिए आप। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये संख्याएं कौन सी हैं। तो आप कहेंगे सर है तो ये प्राकृत संख्याएं, परंतु 4 से शुरू हो रही हैं और 9 पर खत्म हो रही हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर इसको हम यूं लिखेंगे। पहले x तो लिखना ही होता है बेटा, ये तो आप फिक्स कर लो। पहले x लिखना होता है। x यहाँ पर क्या है? रोस्टर फॉर्म में जितनी भी संख्याएं दिखाई दे रही हैं उनको दर्शाएगा। फिर यहाँ पर x के बारे में जानकारी लिखनी होती है कि x एक क्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब क्या इतनी जानकारी बहुत है? प्राकृत संख्या तो बहुत होती है, तो आपको लिखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक लेनी है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर x का मान आपको 4 से लेकर के 3 और 10 के बीच में लेना है। अगर आप यूं लिख दो कि सर 4 से लेकर के 10 तक लेना है तो भी सही है, कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समझ गए बेटा आप। चलो अपने एक क्वेश्चन की और चर्चा करते हैं। मैं आपके सामने बेटा एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। देखो मेरे पास में एक समुच्चय है बेटा, सभी लोग रेडी हो जाओ बेटा, ध्यान से देखना। 1 है 2 है 3 है, 1 है 2 है 3 है 6 है 7 है 21 है और खुद 42 है। चलो जी, ये कौन सी फॉर्म लिखी मैंने आपके सामने? आप कहोगे सर आपने रोस्टर फॉर्म लिखी है, तो मुझे अब ये देख करके बताइए। ठीक है, एक चीज और लिख दो बेटा इसमें, लो जी। अब मुझे आप ये बताइए कि इसका नियम रूप क्या होगा? तो आप कहेंगे सर नियम रूप लिखना है, x तो लगेगा, ये तो लिखना ही है। अब x के बारे में क्या जानकारी यहां लिखोगे, क्या नियम बना के लिखोगे कि सारी संख्या ऑटोमेटिक x के अंदर आ जाए? क्या चीजें ये? आप ये देखिए बेटा कि क्या इन सब संख्याओं का 42 में भाग जाता है क्या? यहां कोई भी संख्या रख के देख लो, 1 रखोगे तो 42 में भाग जाएगा 1 का, 2 का भी जाएगा, देख लो आप, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 4 तो है ही नहीं, 6 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, 14 रख के देख लो, 14 का भी जाएगा 42 में भाग, 21 का भी जाएगा और 42 का भी जाएगा। यानी इन सब संख्याओं का भाग 42 में जा रहा है ना, और जिन संख्याओं का भाग 42 में जाएगा उनको आप 42 के भाजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर x क्या लिया गया है? x संख्या 42 के क्या है बेटा? भाजक हैं। क्या है बेटा? संख्या 42 के क्या हैं? भाजक हैं। बात समझ रहे हो आप? इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर x क्या है? संख्या 42 के भाजक है। इतनी बात लिखते ही ये सारे इसके अंदर आ गए, क्योंकि भाजक तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 7 14 21 42।
ठीक है। चलो इसी तरह से बेटा आपके सामने मैं एक समुच्चय और लिखता हूं, देखिए इसको इरेज कर दूं बेटा। चलो एक समुच्चय मैं आपके सामने और लिखता हूं, देखिए क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं। देखो मैंने आपको बेटा देखो एक क्वेश्चन दिया कि एक समुच्चय है हमारे पास में x, ठीक है। x एक धन पूर्णांक है, x एक धन पूर्णांक है और x का जो वर्ग है ना स्क्वायर वो 40 से छोटा है। अब मुझे आप ये देख के बताओ कि ये कौन सा रूप है, तो आप कहेंगे सर ये तो नियम रूप है। अगर ये नियम रूप है तो अब आपको इसका रोस्टर फॉर्म बताना है मुझे कि इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा। बेटा समुच्चय सेम रहता है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। मैंने कहा ना एक समुच्चय को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो नियम रूप और एक रोस्टर फॉर्म। आसान भाषा में और ज़्यादातर हम रोस्टर फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, नियम रूप का तो मजबूरी आने पर ही यूज़ करते हैं। रोस्टर फॉर्म की मैंने कमी बता दी, जहाँ संख्याएं बहुत ज़्यादा होंगी ना वो रोस्टर फॉर्म काम नहीं आएगी, क्योंकि सारी संख्याओं को, मान लो मैंने आपको 100 संख्याएं दे दी एक साथ, कैसे लिखोगे रोस्टर फॉर्म में? 100 संख्याएं दर्शा दोगे आप सारी? नहीं। तो ऐसी स्थिति में बेटा आप लिख सकते हैं क्या, आप सारा लेंगे किसका बेटा? नियम रूप का। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे दर्शाओगे बताओ? आप कहोगे सर x जो है ना वो धन पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। x का वर्ग जो है ना वो 40 से छोटा रहना चाहिए। चलो अपने 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। अब बताओ 1 का जब आप वर्ग करोगे कितना आएगा? बोलो 1, बोलो 40 से छोटा है कि नहीं है बताओ आप। अब दूसरा धन पूर्णांक क्या होगा? 2। अब 2 का वर्ग करते हैं कितना आएगा? 4। बोलो 40 से छोटा है कि नहीं है बताओ। फिर अपने तीसरा धन पूर्णांक लेते हैं 3, जिसका वर्ग किया कितना आएगा? 9। बोलो 40 से छोटा है या नहीं है बताओ आप। फिर मैंने एक और धन पूर्णांक लिया 4, 4 का वर्ग किया कितना हुआ? 16, जो 40 से छोटा है या नहीं है बताओ आप। फिर इसी तरह से 5 का वर्ग किया कितना आया बेटा? 25, जो 40 से छोटा है। फिर मैंने लिया 6, 6 का वर्ग किया कितना आया? 36, जो 40 से क्या है? छोटा है। और फिर मैंने लिया 7 का वर्ग, ठीक है, कितना आया? 49, जो कि 40 से छोटा है? नहीं छोटा है। तो आप कहेंगे इससे आगे अगर 8 का लेंगे आप तो वो आएगा 64, ये तो और बड़ा हो गया, ये भी नहीं है। तो आप कहेंगे सर हम यहाँ पर x यानी कि कितने धन पूर्णांक शामिल करेंगे जिनका वर्ग 40 से छोटा हो? 1 का वर्ग 40 से छोटा था, 2 का वर्ग 40 से छोटा है, 3 का 40 से छोटा है, 4 का 40 से छोटा है, 5 का 40 से छोटा है, 6 का 40 से छोटा है। तो इसलिए 1 2 3 4 5 और 6 को हम यहाँ शामिल करेंगे। कौन से धन पूर्णांक यहाँ शामिल किए जाएंगे? वे धन पूर्णांक शामिल किए जाएंगे जिनका वर्ग 40 से छोटा हो। मैंने आपको करके बता दिया है, समझ गए मेरी बात आप? इस तरह से आपको करना है। चलो एक क्वेश्चन आपको और दे देते हैं, देखिए जरा आप। इसको इरेज कर दूं बेटा मैं? चलो यहीं से आपके सामने क्वेश्चन बदल देते हैं। चलो x की जानकारी तो बदलनी है। देखिए मैं आपको ये कह दूं कि x, ओहो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है मेरे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक मैंने आपको एक समुच्चय दिया, 1 1 4 9 16 25। अब बताओ ये जो है आपके पास कौन सा रूप दिया हुआ है? आप कहेंगे सर ये हमें दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म। हमें क्या करना है? नियम रूप बना के दिखाना है। तो बताइए इसका नियम रूप क्या आएगा? ठीक है, नियम रूप क्या आएगा? चलो आपसे, ठीक है, अब ये इसके बेटा ये आज का मान लो प्रश्न ही मान लेते हैं हम अपना। आज का प्रश्न ही मान लेते हैं, ठीक है। अब आपके सामने इसका बेटा
सही ऑप्शन लिख करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे बेटा आप कमेंट करेंगे। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ लिख लीजिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखो x जो यहाँ पर संख्या का वर्ग है, ठीक है, x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। और फिर एक ऑप्शन है x एक प्राकृत संख्या का एक वास्तविक संख्या का, यह सिर्फ दो, एक पूर्णांक का वर्ग है। क्या है बेटा? एक पूर्णांक का वर्ग है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो पूर्णांक जहां लिखा जाता है ना बेटा, पूर्णांक क्या होते हैं, देखिए आप, ये सारी बातें बेटा आपको बतानी है। शायद आज की वीडियो में संभव नहीं हो पाएंगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारे समुच्चय पूर्णांक के बारे में, मैं आपको जानकारी दे दूं। देखो प्राकृत संख्या है तो बेटा 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, ये सब तो हो गई प्राकृत। पूर्णांक की बात आती है तो बेटा बीच में 0 शामिल किया जाता है। प्राकृत संख्या में कभी भी 0 को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, पूर्णांक में बेटा सारे पूर्ण अंक आ जाते हैं, परंतु प्राकृत संख्या की बात आती है तो ये 1 से ही प्रारंभ होगी। ठीक है, इधर चलेंगे तो धनात्मक आएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है, जितने भी आप पूरे अंक यानी जिसमें पॉइंट ना हो, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का, वो सारे पूर्णांक है। इधर आओगे तो सब माइनस के चलेंगे। ठीक है ना, तो ये सारे बेटा देखो पूर्णांक हैं आपके सामने, इधर धनात्मक पूर्णांक है, इधर ऋणात्मक पूर्णांक है। आप ये बताओ, आपने कहा कि सर ये धन पूर्णांक हैं और इधर देखोगे तो ये सारे क्या है बेटा? ऋण पूर्णांक हैं। क्या है बेटा? ऋणात्मक। तो जब ये धन है ये ऋण है तो बताओ फिर 0 का चिन्ह क्या होता है? आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है ये, तो आप कहेंगे सर 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है। 0 तो बेटा खुद 0 होता है। 0 क्या दर्शाता है? कि सेंटर है 0। पूर्णांकों का जो बिल्कुल सेंटर होता है वो 0 होता है। 0 तो आपको ये दर्शाता है बेटा, मैंने क्या कहा, ये क्या लिखे हुए? सारे पूर्णांक लिखे हुए। 0 इनका सेंटर है, जो ये दर्शाता है कि मेरे से अगर आप दाईं तरफ चलोगे तो आपको धन मिलेगा, और मेरे से अगर आप बाईं तरफ चलोगे तो आपको सारे जो है माइनस के मिलेंगे। यानी कि आप जितना आगे चलोगे उतने छोटे होते जाएंगे, इधर जितना आगे चलोगे बड़े होते जाएंगे। यानी इधर धनात्मक पूर्णांक और इधर ऋणात्मक पूर्णांक। तो आपसे पूछ ले कोई कि 1 से अगर अपने शुरू होते हैं तो अपने को धन पूर्णांक मिलते हैं, इधर अगर अपने चलते हैं तो अपने को ऋण पूर्णांक मिलते हैं, तो बताओ 0 का चिन्ह क्या हुआ? तो आप कहोगे सर 0 का कोई चिन्ह नहीं हुआ। 0 इज ए सेंटर पॉइंट। पूर्णांकों का क्या है? सेंटर पॉइंट है, जो ये निर्धारित करता है कि मुझसे दाईं तरफ चलोगे तो आपको क्या मिलेंगे? धनात्मक यानी पॉजिटिव। मुझसे बाईं तरफ चलोगे तो क्या मिलेंगे आपको? ऋणात्मक। इसीलिए बोलते हैं जो अगर कहीं लिखा जाए ना कि x का मान 0 से बड़ा लेने पर, तो x का मान जब 0 से बड़ा लोगे तो क्या होगा? बताओ, ये 0 से बड़ा ही तो है, इधर चलेंगे तो। अरे यार, आपने ये संख्या आलेख देखा है क्या? छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे आप, बीच में 0 लिखते थे। अब जब इसके बाईं तरफ चलते हैं तो 1 2 3 ऐसे धनात्मक संख्या लिखी जाती थी, और जब बाईं ओर चलते थे तो ऐसे लिखा जाता -1 -2 -3। तो बस वही बात है। ठीक है, और जब आप x का मान 0 से छोटा लोगे तो आप समझ जाइए 0 से छोटा मतलब बाईं तरफ, और बाईं तरफ सभी क्या आते हैं? नेगेटिव। इसीलिए धनात्मक को दर्शाने के लिए सदैव क्या लिखा जाता है? x बड़ा होगा 0 से, और ऋणात्मक को दर्शाने के लिए क्या लिखा जाता है? x छोटा होगा 0 से। ये बेसिक बातें हैं, बहुत नॉलेज की। कोई चैप्टर हमने अभी शुरू नहीं किया है। आज इस वीडियो में चलो आपको ये आज का हमारा प्रश्न हो गया, इसका सही ऑप्शन लिख करके आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है हमें। चलो एक मैं आपको एक चीज और बता दूं इस वीडियो में। देखो, अगर मैंने आपके सामने मान लो ये कोई समुच्चय लिखा, देखना बेटा सभी लोग, ये लो,
एक समुच्चय। ये जो हमने एक समुच्चय आपके सामने लिखा बेटा, ये बेसिक समुच्चय है, शुरू से हम इसको लेते आ रहे हैं, ठीक है। इस समुच्चय में आप ये देखिए कि एक चीज आपको बतानी बड़ी जरूरी है, जैसे कोई अवयव समुच्चय के अंदर है तो इस तरह से ना ई का साइन लगाते हैं, ऐसे देखो, ऐसे देखो, इधर थोड़ा बड़ा करके बताता हूं आपको, ऐसे यूं ऐसे करके, ये देखो मैंने लगा दिया। और कोई समुच्चय अगर इसमें नहीं है तो इसके ऊपर क्रॉस का साइन लगा देते हैं, ऐसे, ये देखो इस तरह से क्रॉस का साइन। तो आप कहेंगे ए बताओ समुच्चय ए में था, तो आपने कहा ये साइन लगा दिया। और एफ इस समुच्चय में था, नहीं था, तो आपने क्रॉस लगा दिया। अब आपको इसको पढ़ेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे? जैसे कि देखो ए जो है वो इस समुच्चय से बिलोंग कर रहा है, तो आप बोलेंगे ए इज बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ए जो है वो उपस्थित है किसमें, समुच्चय ए में। और इसको दर्शाने के लिए ये जो बेटा आप साइन देख रहे हैं एप्सिलॉन का, ये साइन लगाया जाता है, ठीक है। ये बिलोंग का साइन होता है बेटा, बिलोंग करता है। और क्रॉस लगा दिया तो इसका मतलब बिलोंग नहीं करता। तो इसको क्या बोलेंगे, क्या एफ इस समुच्चय में था, नहीं था, इसीलिए तो नोट का चिन्ह लगा दिया आपने, ठीक है ना। जब कोई अवयव समुच्चय में बिलोंग करेगा तो एप्सिलॉन का चिन्ह लगा देंगे आप, और जब बेटा कोई अवयव समुच्चय से बिलोंग नहीं करेगा तो नोट का चिन्ह लगा देंगे। बताओ इस समुच्चय में एफ है, नहीं, तो आप क्या लिखोगे सर, एफ इज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो जो विद्यार्थी हमारे अभी बायो भी लेने वाले हैं, तो वो विद्यार्थी भी शुरू में जो है मेरे वीडियो जो बड़े नियमित रूप से आप देखते रहें, क्योंकि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, चाहे वो देखो मैथ वाले तो मैथ ले रहे हैं, उनको तो कोई समस्या आनी नहीं है। फिजिक्स की 50% प्रॉब्लम आपकी कम हो जाएगी सिर्फ मैथ की वजह से, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ स्टेटमेंट होता है, उसके बाद नीचे जो कैलकुलेशन चलती है ना वो सारी मैथ से रिलेटेड चलती है। बायो वाले भी जो है मेरे वीडियोस को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि ये वीडियोस बेटा आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। क्लासेस निरंतर रूप से शुरू होने से पहले आप सारे वीडियोस मेरे देखते रहें, जिससे आपकी मैथ क्या हो जाए, बिल्कुल मजबूत हो जाए। तो बेटा आज के लिए धन्यवाद।